गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बात पता हो कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए टैक्सेशन एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो क्योंकि इसी टैक्स से जो इनकम होती है उसको वो यूज़ करते हैं और जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होते हैं उनको वो अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स देते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं और अगर आप वहाँ पे देखते हैं कि जो इलाज के पैसे हैं वो कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो कहाँ से ये जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट एक सिटीज़न को दे रही है, वो यही जो टैक्स कलेक्ट करती है सिटीज़न से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग जगह लगा के लेवाई करके उन्हीं को वो रिडिस्ट्रीब्यूट करती है सिटीजन्स को बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए। जैसे कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है एलपीजी के ऊपर या फार्म लोन के ऊपर, तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे पैसे जो हम एज सिटीज़न ऑफ द कंट्री टैक्स के रूप में देते हैं, गवर्नमेंट इसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए सिटीजन्स को हेल्प करती है। आज के वीडियो की अगर बात करें तो इसमें हम दो टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि वैट और जीएसटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी जैसे आपको पता होगा कि आज का एग्जिस्टिंग जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया में जो फॉलो करते हैं वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इससे पहले जो सिस्टम फॉलो होता था वो था वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट। तो स्टार्ट करते हैं कि वैट क्या है और इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स थी कि गवर्नमेंट को जीएसटी लॉन्च करना पड़ा 2016 में। तो अबाउट वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स which was introduced into Indian taxation system on 1st April 2005। कब लॉन्च हुआ? ये 2005 में। और जीएसटी कब लॉन्च हुआ? 2016 में। A value added tax is a consumption tax levied on commodity whenever value is added to the product at point in the supply chain। So friends, जो value added tax है ना, ये कब लगता है? जब भी सप्लाई चेन है जो अगर चल रही है, मान लीजिए कि फैक्ट्री ओनर है, वो होल सेलर को बेच रहा है, होल सेलर देन रिटेलर को बेच रहा है और फिर कंज्यूमर। तो अगर इस चेन में जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन होगा किसी प्रोडक्ट में, तो उस वैल्यू एडिशन पे जो टैक्स लगता है उसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई एपरल फैक्ट्री है, या मान लीजिए फिर से मैं आपको शुगर का ही एग्जांपल देती हूँ कि आपकी एक शुगर बनाने की फैक्ट्री है। तो सबसे पहले तो जो ये फैक्ट्री ओनर है ये शुगर केन प्रोक्योर करेगा। तो शुगर केन को कन्वर्ट करके इसने शुगर बनाई और ये जब शुगर इसने फैक्ट्री से जब बाहर निकाली तो होल सेलर को बेचने के लिए, तो यहाँ पे लगेगा वैट। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो होल सेलर है इसने इस शुगर को रिफ़ाइन कर दिया। ठीक है। अब रिफ़ाइन हुआ है तो कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है। अब रिफ़ाइन हुआ तो जब ये होल सेलर एक रिटेलर को बेचेगा तो इसमें वैल्यू एडिशन हुआ, तो इस पे क्या लगेगा? फिर से वैट लगेगा। अब ये आ गई रिटेलर के पास। और अब अगर अब मान लीजिए कि रिटेलर ने वो उस रिफ़ाइंड शुगर की बहुत ही सुंदर तरीके से पैकिंग कर दी है जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई। पहले तो मान लीजिए ये जो जब रिटेलर ने होल सेलर से ली थी तो ये मान लीजिए जूट बैग्स में ली थी, लेकिन अब इस रिटेलर ने बहुत ही सुंदर पेपर बैग्स में या कुछ बहुत सुंदर से कस्टमाइज बॉक्सेस में उस शुगर को डाल के अगर वो सेल कर रहा है जिससे उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पे फिर से क्या लेवाई होगा? वैल्यू एडेड टैक्स। क्यों? क्योंकि हर स्टेज पे यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रहा था शुगर की ओरिजिनल वैल्यू में। तो वैल्यू एडेड टैक्स कब लगता है माय डियर फ्रेंड्स? जब भी सप्लाई चेन में किसी प्रोडक्ट की वैल्यू में कुछ वैल्यू एडिशन होता है तब वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। द अमाउंट ऑफ वैट दैट कंज्यूमर पेज इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस प्रीवियसली taxable cost of products used in the production. VAT was introduced to replace sales tax in the states, but in case of interstate supplies, central sales tax was imposed. तो क्या हो रहा था फ्रेंड्स? अगर जब एक होती है इंटर सेल सप्लाई, इंटरस्टेट, एक होती है इंट्रा स्टेट। ठीक है। तो इंट्रा स्टेट क्या होता है? जब एक ही राज्य के अंदर सेल हो रही है। मान लीजिए अगर ये यूपी है, तो अगर लखनऊ से कानपुर में सेल हो रही है तो क्या है? एक ही राज्य की सीमा के अंदर करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। और अगर मान लीजिए यूपी से अगर कोई सामान एमपी में जा रहा है तो क्या लगेगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा, तब वैट नहीं लगेगा। सो ये हो गया इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का केस। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा
कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या है। जब भी सप्लाई चेन में या प्रोडक्शन चेन में कहीं पे भी वैल्यू एडिशन हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या इसके ऐसे डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जीएसटी लाना पड़ा। सो फर्स्ट पॉइंट है वैट पेड ऑन इनपुट सर्विसेज कैन नॉट बी एडजस्टेड फॉर वैट पेड ऑन गुड्स। मान लीजिए आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप उसमें गुड्स भी यूज़ करेंगे और सर्विसेज भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने 100 रुपये के गुड्स खरीदे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, जिसमें 10 रुपीज़ टैक्स के थे, ठीक है। तो प्रोडक्ट था 90 रुपीज़ का और आपने 10 रुपये टैक्स के दिए। ऐसे ही आपने सर्विसेज यूज़ करी जो 50 रुपीज़ की थी, जिसमें से 10 रुपीज़ टैक्स के थे। तो अब आपके गुड्स का जो कॉस्ट हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का, वो तो हुआ 90 + 40 जो कि हुआ 130, और आपने टैक्स पे किया था, ठीक है। गुड्स पे 10 रुपीज़, सर्विसेज पे 10 रुपीज़, ठीक है। तो आपने इतना टैक्स पे किया है। अब मान लीजिए आपने ये जो गुड्स बनाए या जो भी चीज़ बनाई, अब आप इसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने इसको सेल किया तो आपने इसको 200 रुपये का सेल किया, ठीक है। 200 रुपये प्लस आपने इसके ऊपर जब आप बेचेंगे तो वैट लगेगा। तो मान लीजिए 10% या 20% से इसके ऊपर हमने वैट कलेक्ट किया कस्टमर से। तो वैट कलेक्टेड एट द रेट 20% ऑफ 200, तो क्या होता है 40 रुपीज़। अब गवर्नमेंट साल के अंत में आपको जाके आपको गवर्नमेंट को टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इतना तो टैक्स मैंने कलेक्ट किया था और इतना टैक्स मैंने पे किया था, ठीक है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, 40 रुपीज़ कलेक्टेड, तो 40 में से आपने कितना शुरू में पे किया था प्रोडक्शन प्रोसेस में 20, तो आपको गवर्नमेंट को कितना देना है 20 रुपीज़ ही टैक्स बैलेंस देना है। लेकिन वैट के केस में क्या हो रहा था कि अगर आप ये जो आपके गुड्स बनाने के चक्कर में बनाए थे और अगर आपने सर्विसेज कंज्यूम करी थी और आप बेच गुड्स रहे हैं, तो आप ये जो सर्विसेज पे आपने टैक्स का अमाउंट पे किया था वो एडजस्ट नहीं हो सकेगा। सिर्फ 40 में से आप 10 रुपीज़ ही माइनस करेंगे जो यहाँ पे गुड्स के लिए आपने कंज्यूम किए थे। तो कहाँ तो आपने पे तो 20 किए थे, लेकिन फाइनली एडजस्ट सिर्फ 10 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सर्विसेज पे जो आपने टैक्स पे किया है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते गुड्स पे जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है उसको सेट ऑफ करने में। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज था वैट का। अगर सर्विसेज पे हमने टैक्स पे किया है तो हम जब सर्विसेज बेचेंगे तो उसी में उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और सेम इज़ विद गुड्स, अगर हमने गुड्स पे टैक्स पे किया है तो हम उसको गुड्स के केस में ही सेट ऑफ करेंगे। गुड्स का सर्विसेज के केस में सेट ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं थी कि गुड्स का सर्विसेज में एडजस्ट कर सके। तो ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक था वैट का। नेक्स्ट पॉइंट जो था, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेट इज़ अ टीडियस प्रोसेस। अब कितना मुश्किल हो जाएगा कि अब जब शुगर केन था, शुगर केन को अगर हमने शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना वैल्यू एडिशन हुआ। फिर जब ये शुगर यहाँ से जूट बैग्स में पैक होके होलसेलर के पास जा रही है तो कितना वैल्यू एडिशन हुआ। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हर प्रोसेस पे कैलकुलेट करना वैल्यू एडिशन। और ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट का एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाता है। सो ये एक अनदर डिसएडवांटेज था वैट सिस्टम का। नेक्स्ट, डिफरेंट वैट रेट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो अब क्या था फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इंट्रा स्टेट सप्लाई में तो वैट एप्लीकेबल था। जब इंटर स्टेट सप्लाई होती थी ना तब तो आ जाता था हमारी पिक्चर में सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो बहुत ही कन्फ्यूजन रहती थी कि राजस्थान में कोई और रेट से वैट चार्ज होता है, मध्य प्रदेश में किसी और रेट से वैट है। तो डिफरेंट वैट रेट्स के चक्कर में बहुत डिस्क्रिपेंसी रहती थी। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हर स्टेट का अपना खुद का वैट लॉ था, कोई सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम नहीं था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी होती थी और बहुत ज़्यादा टैक्स पेमेंट में डिस्क्रिपेंसी रहती थी, क्योंकि हर स्टेट में डिफरेंट टैक्स लॉ चलता था। सो इन सब को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल कहते हैं, और जो फाइनली एक्ट में बदला कब? 2016 में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या चीज़ है?
गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स था, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, levied on the supply of goods and services. This law has replaced many indirect tax laws existed in the country, like central sales tax, service tax, excise duty. It is a multi-stage comprehensive destination based tax that is levied on every value addition and is one indirect tax on whole India. जैसे कि पहले आप देख रहे थे कि वैट के केस में क्या हो रहा था, हर स्टेट का अपना वैट लॉस था, हर स्टेट के अपने रेट थे. गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने ये सारी लिमिटेशंस को हटा दिया, इम्प्रूव कर दिया. पूरे देश में एक ही टैक्स चलेगा, वन इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब राजस्थान से कुछ माल सप्लाई हुआ महाराष्ट्र में, तो टैक्स कहाँ पे कलेक्ट होगा, लिवाई होगा, महाराष्ट्र में, ना कि राजस्थान में. तो कौन विच गवर्नमेंट मतलब किस राज्य सरकार के पास अधिकार है टैक्स लगाने का, लिवाई करने का, कलेक्ट करने का, वो है मुंबई सरकार के पास. क्यों? क्योंकि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. जो डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स है, जो फाइनल डेस्टिनेशन, वहीं की गवर्नमेंट उस पर टैक्स लिवाई करेगी और कलेक्ट करेगी. It is a single tax on supply of goods and services, right from the manufacturer to the consumer. Credit of input tax paid at each stage will be available in the subsequent stage of value addition, which makes GST essentially a tax only on value addition at each stage. इसके केस में क्या फ़ायदा है, हर स्टेज पे जो अगर वैल्यू एडिशन हो रहा है, वहाँ पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, मान लीजिए होलसेलर ने रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने कंज्यूमर को, तो होलसेलर जो फैक्ट्री ओनर को टैक्स पे करके आया है वो सेट ऑफ हो जाएगा किस में, जो रिटेलर होलसेलर को टैक्स देगा. भाई होलसेलर ने 100 रुपये की चीज़ बेची रिटेलर को, तो इसमें से कुछ पोर्शन टैक्स का भी तो होगा जो रिटेलर देगा. मान लीजिए 10 रुपये, और होलसेलर पीछे 5 रुपये का टैक्स दे के आया है फैक्ट्री ओनर को. तो अब होलसेलर की कितनी लायबिलिटी है टोटल टैक्स की, 10 में से 5 मतलब 10 में से 5 गए तो बचे सिर्फ 5 रुपये. तो हर स्टेज पे बहुत इजी है इसमें टैक्स कैलकुलेट करना और लायबिलिटी निकालना. The final consumer will thus bear only the GST charged by the last dealer in the supply chain, thus eliminating the cascading effect. Cascading effect मैं आपको एक पूरे सेपरेट वीडियो में समझा चुकी हूँ कि क्या होता है. एक बार फिर से समझा रही हूँ. cascading effect होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना. मतलब एक के ऊपर, मतलब अगर 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट है और इसमें 2 रुपये टैक्स के इंक्लूड है, जब आप इस प्रोडक्ट को आगे बेच रहे हो तो 10 रुपीज़ आपके आइडली किस पे लगने चाहिए, 8 रुपये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, ना कि 10 रुपये जिसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है. तो GST जो है उसमें ऐसा नहीं होता, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हर स्टेज पे आप माइनस कर देते हो जो आपने प्रीवियस स्टेज पे टैक्स पे किया है. तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट से बचा लेता है एंड कंज्यूमर को, और प्रोडक्ट का प्राइस इस चक्कर में इन्फ्लेट नहीं होता है. अब देखते हैं क्या एडवांटेजेस हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के. सबसे बड़ा एडवांटेज, इट एलिमिनेट्स कास्केडिंग इफेक्ट. क्यों? क्योंकि हर स्टेज पे होलसेलर को पता है कि मैंने प्रीवियस स्टेज पे कितना टैक्स दिया है और मैं इस कितना टैक्स इस स्टेज पे कलेक्ट कर रहा हूँ. तो जो बैलेंस अमाउंट आता है वो ही सिर्फ गवर्नमेंट को पे करना होता है, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती. क्रेडिट फॉर इनपुट सर्विस कैन नाउ बी सेट ऑफ फॉर टैक्स पेड ऑन गुड्स, जो कि वैट में नहीं हो रहा था. मैंने आपको समझाया था ना एग्जाम्पल के थ्रू कि मैंने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड्स भी यूज़ करी, सर्विसेज भी यूज़ करी, लेकिन जो गुड्स पर टैक्स यूज़ हो रहा है वो सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, जब मैं गुड्स बेचूंगी. वो सर्विसेज से इंटर सेट ऑफ नहीं हो सकता. गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ये बिल्कुल हो सकता है. आगे हम एक एग्जाम्पल लेंगे प्रॉपर, उसमें आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. लेसर कंप्लाइंसेस हैं एज़ कम्पेयर टू वैट. Simpler procedure for online filing of returns. यूनिफॉर्म टैक्स रेट थ्रू आउट द कंट्री, जो वैट में नहीं था. क्यों? क्योंकि हर स्टेट के अपने वैट लॉज थे, इसलिए हर स्टेट में अलग वैट लॉ चलता था. हर गवर्नमेंट वोट्स फेच करने के लिए टैक्स रेट को चेंज कर लेती थी. अब ये सब चीज़ें हट चुकी हैं. क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट एप्लीकेबल है पूरे कंट्री पे.
मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल से हर चीज़ क्लियर कर दूँगी। अब देखते हैं वैट रिजीम में क्या हो रहा था। देखिए कंसल्टेंट है, द कंसल्टेंट वुड हैव चार्ज 15% सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज। एक कंसल्टेंट है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उसने 70,000 की सर्विसेज प्रोवाइड करी और उस पर 15% लगा सर्विस टैक्स, तो जो उसका आउटपुट टैक्स हो गया वो हो गया 10,500। मतलब जब उसने सर्विसेज प्रोवाइड करी अपने कंज्यूमर को तो उसने 15% से टैक्स कलेक्ट किया, तो उसका जो टैक्स कलेक्शन हुआ 10,500 रुपये। देन इफ़ ही परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर ₹25,000 पेइंग 5% एज वैट विच वुड अमाउंट टू 25,000 इंटू 5%। देखिए एक कंसल्टेंट है, वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने कंज्यूमर को जो कि है 70,000 रुपये की। उस पर उसको इनपुट टैक्स आया 10,500, मतलब उसको इतना टैक्स कलेक्शन हुआ। तो जब वो कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था तो हो सकता है उसने कुछ गुड्स यूज़ किए होंगे, और गुड्स क्या थे, मान लीजिए स्टेशनरी थी। तो जब उसने स्टेशनरी खरीदी थी 25,000 की, उस पर 5% वैट दिया था, तो वो 5% वैट कितना हो गया, 1250 रुपये। तो 10,500 रुपये तो कलेक्शन हो गया और 1250 रुपये उसने पे किया था, ठीक है। अब उसको कितना टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को अगर वो वैट रिजीम के अंडर है, तो ही हैड टू पे 10,500 आउटपुट सर्विस टैक्स विदाउट गेटिंग एनी डिडक्शन ऑफ 1,250 रुपीज़, जो कि उसने वैट दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वैट रिजीम के अंडर सर्विसेज पे जो टैक्स देते हैं उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते वैट जो आपने गुड्स पे दिया है। तो उसका फाइनल अमाउंट जो उसने गवर्नमेंट को पे किया वो 10,500 ही रहेगा। बट अगर हम GST रिजीम के अंडर हैं तो ये जो 10,500 है इसमें से 1,250 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो एक बार यहाँ देखते हैं। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया तो GST लगेगा, चाहे वो सर्विसेज हैं कि गुड्स हैं। यहाँ पे अब कोई सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो GST हमने लगाया सर्विसेज पे, तो वो हुआ 12,600। तो 12,600 मतलब कलेक्शन हुआ है टैक्स का, ठीक है। और जो ऑफिस सप्लाईज उसने ख़रीदी थी उस पर 5% से GST लगा तो 1,250, ठीक है। तो अब उसकी फाइनल लायबिलिटी क्या आई, 12,600 माइनस 1,250, सो फाइनल अमाउंट हुआ 11,350, जो कि पहले के केस में नहीं था क्योंकि हम सर्विस टैक्स को सेट ऑफ नहीं कर पा रहे थे वैल्यू एडेड टैक्स से। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ल्यूसिड और बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको पहले भी स्लाइड्स में एग्जांपल दिया कि कैसे वैट रिजीम में हम सेल्स टैक्स को वैल्यू एडेड टैक्स से सेट ऑफ नहीं कर पा रहे थे, जो कि GST के अंडर पॉसिबल है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर या बहुत ही बड़ा एडवांटेज जो कि एक कंज्यूमर को हुआ है GST के एप्लीकेबल होने से। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा अब तक कि वैट क्या था, क्या शॉर्टकमिंग्स थी कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लॉन्च करना पड़ा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। कीप रिवाइजिंग जो भी मैं पढ़ाती हूँ वीडियोज़ में, ताकि आपको एंड टाइम में आप पे बहुत ज़्यादा लोड ना आए और आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बनी रहे। सो फ्रेंड्स, स्टे फिट, स्टे एट होम, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।